टाइम वो गए कहाँ पे हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हुई थी। तो वो अब तो पूरा संदेह आ गया माइंड में कि भी सारा का सारा प्लान था और वो लोगों को भ्रमित करने के लिए थी सारी बातें। तो तब थोड़ा सा पहली बार मैंने इनको सुना। उसके बावजूद भी जैसे आजकल देखते हैं इनके चैनल पे वीडियोस तो पुराने भी बहुत सारी है, लेकिन वो इतनी सामने नहीं आई। तो उसका निष्कर्ष मेरे को जो बात समझ में आती है वो यही आती है कि भाई जो काम की चीजें हैं, जो ढंग की चीजें हैं, जो हर इंसान को पता होना चाहिए, वो सोशल मीडिया सामने ही नहीं लाता, उसको छिपा के रखता है। जैसे उस टाइम पे मैं लॉकडाउन के दौरान ही मैंने विश्वरूप रॉय चौधरी जो डॉक्टर है उनको सुनना शुरू किया था। उनको तो चैनल ही डिलीट कर दिए थे। वो बता रहे थे वैक्सीन का कैसे नुकसान है, किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो, फ्री में कैसे स्वस्थ रख सकते हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। उनका कहना ये है कि भाई कोई भी बुखार से मर जाए, दस्त से मर जाए, कैंसर से मर जाए, किसी भी चीज से मर जाए, बट कोरोना से नहीं मरना चाहिए। ऐसा क्यों? भाई जब हम बीमार हो जाते हैं उसके इलाज के लिए तो आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपने जेवर बेचने पड़ते हैं, अपने यार दोस्तों से पैसा उठा के लाना पड़ता है। तो तब तो सरकार कहती है कि अपने खर्चे पे कराओ। और जब हम स्वस्थ हैं, बीमार नहीं है, आप बीमार ना हो जाओ, उसके लिए सरकार अपने खर्चे पे हमारे इलाज करने पे तुली हुई है। भी आप बीमार ही ना हो जाओ, जबरदस्ती वैक्सीन लगाने पे तुली हुई है, जबरदस्ती बच्चों को गोलियां, अल्बेंडाजोल, पता नहीं क्या क्या, वो सभी चीजें जबरदस्ती लगाने पे तुली हुई है। तो ऐसा क्यों? तो ये चीजें संदेह तो उत्पन्न करती हैं। भाई या तो फिर स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री होना चाहिए। भाई कोई भी अगर इलाज की व्यवस्था है तो चाहे बीमार होने के बाद हो या बीमार होने से पहले हो, वो फ्री होनी चाहिए और वो ऐच्छिक भी होनी चाहिए। भाई अगर हमारी इच्छा है तो हम इलाज कराएंगे, हमारी इच्छा नहीं है तो हम नहीं इलाज कराएंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हो? आप कैसे कह सकते हो कि वैक्सीन लगवाओ? आप कैसे कह सकते हो कि ये टैबलेट खाओ? तो वो चीजें देख करके मेरा इंटरेस्ट जगा। और अभी रिसेंटली मार्च में मैंने एक वीडियो इनकी देखी, तो जिसमें इन्होंने बताया कि भाई ये पेरेंटिंग और एजुकेशन पे और काउंसलिंग पे एक सेमिनार कर रहे हैं 23 मार्च को, शहीदी दिवस पे। शहीदी दिवस 23 मार्च समझते हो ना, भगत सिंह जी की शहीदी दिवस। तो उस दिन वो मनाया जाता है। तो तालकोट कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में इनका सेमिनार था। तो उसमें मैं भी और साथ में रजनीश जी भी, हम दोनों गए थे। तो वहाँ पे हम लोग पहुंचे, वहाँ जा करके हम लोगों ने वो सेमिनार अटेंड किया और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जो कि बच्चों से संबंधित थी। वहाँ पे इन्होंने एक शिष्य कुल का भी विचार बताया। शिष्य कुल मतलब जैसे होता है भाई अपने स्कूल है, दूसरा आपके गुरुकुल होते हैं, एक होता है शिष्य कुल। तो स्कूल में क्या रहता है, आप एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसी पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ते हैं। वो किसी के काम आए ना आए, समझ आए ना आए। कोई अगर बनना चाहता है बिजली का मिस्त्री, उसको भी इतिहास पढ़ा रहे हैं, या वो पढ़े जा रहा है, उसको याद कर रहा है, रट रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, उन चीजों पे लगा हुआ है। और अगर कोई बनना चाहता है प्लम्बर, तो उससे संबंधित चीजें तो उसको पढ़ाई नहीं जा रही, दूसरी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो वो सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया। फिर इन्होंने शिष्य कुल के बारे में अपना विचार रखा कि शिष्य कुल क्या है। शिष्य कुल में इन्होंने क्या विचार रखा, उसमें ये बताया कि जो बच्चा जिस काम को करने के लिए बना है वैसी ही उसको शिक्षा दी जाए। अब ये कैसे पता लगे? भाई अगर मैं हूँ, प्रवीण जी आप हैं, रोहित जी आप हो, तरसपाल, अंकुश, रजनीश, भाई सभी का अपना अपना एक व्यक्तित्व है। हम लोगों ने अगर इस धरती पर जन्म लिया है तो कुछ तो मकसद होगा, या हम किसी टाइप के तो बने होंगे। भाई कुछ तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, कुछ काम तो ऐसा है जिसमें हमारा खूब मन लगता है, हम थकते ही नहीं वो करते हुए। कुछ उदाहरण दे सकते हो आप इस तरीके का? जैसे मैं भी सीखते हुए, लिखते हुए थकता ही नहीं थे, सारे दिन लिखता रहूं, सारा दिन सीखता रहूं, मैं नहीं थकता। और कुछ काम ऐसे हैं बोरिंग कि जिसपे मेरा मन ही नहीं लगता, भाई उसको करते रहो, बातें ही समझ नहीं आती, इस तरीके के बोरिंग काम है। तो ऐसे ही सबके साथ है। भाई कुछ काम ऐसे हैं जिनमें आदमी करते हुए थकता ही नहीं है, इसका मतलब वो उस काम को करने के लिए बना हुआ है। लेकिन क्या कोई ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीक भी है जिससे जाना जा सके कि भाई कोई भी बच्चा किस काम को करने के लिए पैदा हुआ है, या उसको किस तरीके के काम में मजा आएगा, किस तरीके के काम करके वो खुश रहेगा? अगर कुछ ऐसा हो और ऐसा कुछ सीखा जा सके तो कैसा हो? बहुत अच्छा रहेगा।
भाई अगर आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर आपको अभी पता हो हाँ, कि उनको अपने जीवन में क्या करके खुशी मिलेगी, किस चीज में उनकी रुचि है उसके अनुसार पढ़ाई करे तो वो सफल होने की, सक्सेस होंगे। हाँ, सफल होने की 100% गारंटी हो जाएगी। रोजगार कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। भाई नौकरी सफलता की गारंटी नहीं होती, नहीं तो आईएएस आत्महत्या ना करते। भाई सुसाइड क्यों करते हैं एक आईएएस? अगर नौकरी, आईएएस से बड़ी तो नौकरी नहीं है ना अपने देश में, इससे बड़ा तो टेस्ट नहीं है, वो भी आत्महत्या करता है। भाई अगर कोई पंच बन गया, मेंबर बन गया गांव में, उसको सरपंच बनना है, जो सरपंच बन गया उसको चेयरमैन बनना है, चेयरमैन को एमएलए बनना है, एमएलए को मंत्री, मंत्री को मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री। ऐसे ही है ना? मतलब खुशी तो है ही नहीं कहीं भी, खुशी तो मिल ही नहीं पाई उसको कहीं भी, नहीं तो उसको आगे क्यों बनना था? और जो प्रधानमंत्री बन गया उसको भगवान बनना है। ऐसे ही तो चल रहा है, मतलब वो खुश तो हो नहीं पा रहा। कारण क्या है कि भी अगर आदमी किसी मंजिल में, किसी उद्देश्य में, किसी गोल में खुशी ढूंढता है तो वो खुश नहीं रह सकता। भाई जो वो रेगुलर करता है, अगर उसी में उसको मजा आ रहा है, या जिस काम को करने में इंसान को मजा आता है उसी काम को करे, तो इसका मतलब खुश रह सकता है। कुछ भी, अगर तरसपाल जी पैसे कमाने, उसका मकसद क्या है, किस लिए कमाने हैं पैसे? अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। जरूरतें क्यों पूरी करनी है? खुश रहने के लिए। अल्टीमेट लास्ट में हमें क्या चाहिए? खुशी चाहिए ना। और खुशी करने वाले ही अगर हम काम चूज करने अपने बच्चों को दे दे तो अपना काम तो हो गया, उनको हमने सफल बना दिया। तो वही उन्होंने बताया कि शिष्य कुल में ऐसे ही वो 14,000 बच्चे पूरे हरियाणा से लेंगे, हर गांव से 2 बच्चे लेंगे। कंडीशन ये है कि एक तो वैक्सीनेटेड नहीं होना चाहिए, भी उसको वैक्सीन ना लगी हो, दूसरा उसके डॉक्यूमेंट्स ना बने हो। ऐसी उन्होंने कंडीशन बताई। दोनों ही कंडीशन मेरे को थोड़ी अजीब सी लगी बट इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं ट्रेनिंग करता हूं। इसलिए मैं काउंसलर की ट्रेनिंग करने के लिए वहां पे गया। ये कारण था काउंसलर की ट्रेनिंग करने का। ये दोनों चीज क्यों नहीं होनी चाहिए उनके पास? आप ये कंपलसरी होगी ना, दोनों ही चीज। चलो वैक्सीन वाला तो छोड़ दो जी, अब दे नहीं सकती, डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना। हाँ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए? आधार कार्ड तो सभी चीजों में लग गया। किन चीजों में लग गया बताओ? सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट है जैसे, उसके बिना फिलहाल होगा जी, कुछ हाँ। भी नहीं होता इसके बिना तो नागरिकता ही नहीं मिलेगी देश की। वैसे हाँ मेन तो क्या है कि उन्होंने जो कही, भाई जो बन गए सो बन गए, जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड वगैरह तो बनवाओ ही मत। कारण क्या है भाई? अभी हम एक सवाल कर रहे थे ना कि भाई कैसे बच्चे की ऐसी प्रतिभा जान जाए कि उसका टाइप क्या है, तो वो इन फिंगर से ही जाना जाता है, DMIT के थ्रू, मतलब इन फिंगर्स के थ्रू ये जाना जाता है कि माइंड कैसा बना है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो तभी जैसे जैसे माइंड डेवलप होता है वैसी वैसी ये फिंगर्स डेवलप होती हैं। जितने भी आज तक इंसान पैदा हुए, चाहे मेल चाहे फीमेल, और जितने भी भविष्य में पैदा होंगे, आज तक किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। ये बात तो जानते हो। इसका मतलब हर इंसान यूनिक है, लेकिन उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टाइप हैं, वो डिफाइंड है, तो वो हम इन फिंगर्स के थ्रू जान सकते हैं। फिर अगर हमने ये जान लिया कि भाई इस बंदे का टाइप क्या है, तो हमने ये भी जान लिया कि इससे कैसे काम कराया जा सकता है, हमने ये भी जान लिया कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हमने ये भी जान लिया कि इसको प्रोडक्टिव काम में कैसे लगा सकते हैं, हमने ये भी जान लिया कि इसको गलत काम में कैसे लगा सकते हैं। अगर हमने आधार कार्ड बनवाया तो हमने तो अपनी प्राइवेसी, अपने बारे में सब कुछ, अपनी कॉन्फिडेंशियल जानकारी मशीन को दे दी, और उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है? अगर उसको सिर्फ अथॉरिटी, और वो भी विवेकशील अथॉरिटी एक्सेस करे तो कोई बात नहीं, बट ये तो कभी भी हैक हो जाता है, कोई भी हैक कर लेता है, तो उसको तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। भाई आपका आधार कार्ड बना हुआ है, किसने हैक कर लिया, और उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में उसने सारा जान लिया, तो इसका मतलब वो आपका नुकसान भी कर सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कर सकता है, क्योंकि साउंड्स, कलर्स, विजुअल्स, ये सभी हमारे माइंड पे इम्पैक्ट
करते हैं, क्योंकि ये नई चीजें यही मैंने सीखी और ये सही में करते हैं, ऐसा मैंने फील भी किया, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो ऐसा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई कुल की स्थापना करेंगे और उसमें बच्चे को 100% रोजगार की गारंटी देंगे, उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा और वो वही रोजगार मिलेगा जो करने में वो खुश रहेगा। कई लोग आप देखते हो कि कईयों के पास पैसा भी खूब हो गया, नौकरी बड़ी है, लेकिन वो खुशी नहीं होता, उसको हंसते हुए नहीं देखते हम। और कई ऐसे हैं कि भाई उसका सुबह रोटी खा ली तो शाम का नहीं पता, शाम को खाएगा कि नहीं खाएगा, वो हंसता हुआ दिखता है। इसका मतलब क्या है कि जो वो काम कर रहा है वो वही कर रहा है जिस काम के लिए वो बना है, जिस काम को करने में उसको मजा आता है। तो ये सभी चीजें जब उन्होंने वहां पे तालकटोरा स्टेडियम में बताई तो उत्सुकता बढ़ गई और ट्रेनिंग करने का मन करा। तो उन्होंने फिर वहां पे पूरे इंडिया के लिए ना 30 STL बना रखे हैं। STL मतलब टीम लीडर बना रखे हैं, स्पेशल टीम लीडर्स, और सभी को एक मोबाइल नंबर दे रखा है जो कि सीक्वेंस में है, जैसे 701 702 इस तरीके से सीरीज है, 801 802 803 804 830 तक इस तरीके से। तो उसमें उन्होंने पानीपत का भी एक STL बना रखा है, तो उसका नंबर मेरे को मिल गया। तो फिर मैंने उससे संपर्क किया और संपर्क करके पूछा कि भाई उनका नाम भारतीय सोनी जी है, भारतीय सोनी जी मैं चाहता हूँ कि भाई मैं काउंसलर बनूं और मैं ये चीज़ सीखूं। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछा क्यों, मैंने कहा कि मेरे 2 बेटे हैं तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरे को सीखनी है और मेरे को अपने बारे में भी जानना है कि भाई हम किस काम के लिए बने हैं, सो दैट हम सही काम पे हैं या नहीं, अगर नहीं है तो क्या हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए मेरे को ट्रेनिंग करनी है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके पास ना 13 घंटे की 13 वीडियोस भेज रहा हूँ, लगभग 1 घंटे की 13 वीडियोस, तो वो 13 घंटे की होगी, उनको आप बार बार देखो, उससे नोट्स बनाओ, और जो बात समर्थन में है, जो बात आपको लगता है कि बल्हारा जी की वीडियोस है, जो आपको लगता है कि वो समर्थन में आपके पास कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्ट्स हैं, तो वो तो आप ब्लैक पेन में लिख दो, नोट्स जो बना रहे हो ब्लू पेन में लिख दो। और कुछ आपको लगता है कि आप जैसे अभी एक ऑब्जेक्शन अंकुश का आया था, भी ऐसे ऑब्जेक्शंस अगर कुछ भी आते हैं, मेरे भी थे, तो वो लाल पेन में लिख दो। ऐसे ही मैंने किया कि नोट्स मैंने ब्लू पेन में लिख दिए, जो चीजें मेरे को लगी भाई सही कह रहे हैं ये अपनी वीडियो में सिखाते हुए, वो मैंने ब्लैक पेन से लिख दिए। और जो विरोध की बात थी मेरे को समझ ही नहीं आई, जैसे यही अभी क्यों ना कार्ड हम डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, नहीं बनवाएंगे तो ना तो बैंक खाता खुलेगा ना कुछ होगा, पैसों से आजकल काम नहीं होता, बैंक से ज्यादा पैसे निकाल ले, 2 लाख निकाल लें तो 2000 तो चार्ज लग जाते हैं 1%, आरती से भी उल्टा काम हो गया। आरती तो पूरा महीना पैसे दे के रखता है तो 2% मांगता है, हम अपने ही पैसे निकाल के ला रहे हैं फिर भी पैसे लगे, जमा कराते हैं फिर ऐसे ही लग जाता है। अगर हमने 2 लाख एक बार निकाल लिया और एक बार जमा करा दी तो 2000 चले गए, आरती का 1 महीने का ब्याज चला गया, ऐसा हो जाता है। और कहीं जहाँ पे बढ़िया व्यवहार आरती के साथ वहां तो 1% 1.5% से मिल जाता है, तो वो तो उससे भी ऊपर चला गया। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है हमारे साथ? भाई आप इतना ज्यादा कहाँ कमा पा रहे हो कि आरती को इतना पैसा, इसको बैंक को इतना चार्जेस दे इसको। दूसरा, अगर मिनिमम बैलेंस एक सेट कर दिया बैंक ने, अगर उससे कम हमारा बैलेंस हो जाता है फिर बैंक पैसा काट लेता है, फिर पैसे काट लेता है। यार इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सके, वो उसमें से भी काट लिया, इवन माइनस में ले जाता है। तो ये कैसा न्याय है? ये हमारे साथ गलत है कि ठीक है? गलत है। तो ये चीजें हो रही हैं। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उन्होंने नोट्स के बारे में बताया, मैंने नोट्स बनाए और उनके पास मेल करी। तो 8-10 दिन बाद फिर उनका कंफर्मेशन आ गया कि भाई आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर लो। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया और उन्होंने 7 दिन की ट्रेनिंग के लिए मेरे को शिमला बुला लिया। मैं भी और मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को अननोन थे मेरे लिए सभी, वहाँ लगभग 150 प्लस लोग थे और इसी प्रोसेस से वो वहाँ पे सिलेक्ट हुए थे जो वहाँ पे गए। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है चलते हैं, अगर मन लगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे वापस आ जाएंगे अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे थे इसी तरीके से वीडियो देख देख करके, मतलब विरोधाभासी थे सारे, सिस्टम के विरोध में थे या कुछ हमारी सोच के विरोध में थे, हमारी सोच में ही नहीं फिट बैठ रहे थे।
ये वीडियोस अगर आप लोगों ने भी बल्हारा जी की देखी होंगी तो वो कुछ तो सोच में बैठती नहीं ना, दिमाग में सेट नहीं होती, पता ही नहीं लगता भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव भी है या नहीं है। जैसे वो कहते हैं भाई ग्राम सभा बनाओ, हमें तो पता ही नहीं ग्राम सभा क्या होती है या क्या होती थी, अब तो पता चल गया कि क्या होती है, लेकिन क्या होती थी और ऐसे कैसे हो सकता है कि हम जो हमारे कानून है उसके भी विरुद्ध हम ग्राम सभा में अपना एक प्रस्ताव पास कर सकते हैं और वही मान्य होगा। तो ये चीजें हमें जानकारी हमें पता ही नहीं थी, बट ऐसी चीजें सुनने को मिली तो फिर क्यूरियोसिटी हुई, उत्सुकता हुई कि भाई पहुंचा जाए ट्रेनिंग के लिए, तो एटलीस्ट देख के तो आए, समझ के तो आए कि है क्या चीज। तो फिर मैंने 7 ड्रेस अपनी 7 दिन के लिए पैक करी, गाड़ी में रखी, टेंट भी रखा कि भी वहां मन नहीं लगा तो 1-2 दिन की कैंपिंग करके आ जाएंगे, घूम फिर के आ जाएंगे तो मैं पहुंच गया। उसके बाद शिमला पहुंचा तो जो डेस्टिनेशन बताया था वो मैं ढूंढता रहा। उन्होंने बताया था एक टनल आएगी, मैं पहले आगे गया, टनल नहीं आई, पीछे आया वापस टनल नहीं आई, 4-5 चक्कर काटे और जीपीएस पे सेट कर रखी है, वो आए ना। तो फिर मैं परेशान होकर मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी, पैदल मैं ढूंढने लगा कि भी हो सकता है पैदल मिले या दाएं बाएं हो वो, और ये यहाँ पे रोड पे घुमा रहा हो, पहाड़ी रास्ता है। तो फिर एक महिला दुकानदार से मैंने पूछा, उन्होंने बता दिया कि हाँ जी आप सही जगह पहुंचे हो, हमारे यहीं से उनको राशन जाता है, तो आप ऐसे ऐसे करके क्रॉस करके जाओ, पहाड़ियों के रास्ते से आपको जाना पड़ेगा, गाड़ी से आप नहीं जा सकते वहाँ पे। मैंने पूछा कि गाड़ी जाने का कोई भी रास्ता, बोले कि है लेकिन कॉलोनी वाले ना हवा निकाल देते हैं टायर की, तो आप यहीं खड़ी कर दो गाड़ी को हमारी दुकान के आसपास। तो फिर ये बात करके मैंने अपना सिर्फ जो ड्रेस डाली हुई थी वही डाली रही। मैंने एक बैग में 1-2 ज़रूरत की चीज़ें ले ली। मेरे को लगा कि पता नहीं मन लगेगा नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो वापस आ जाएंगे। मैं चल पड़ा, तो चला थोड़ी दूर पैदल चला, तो फिर जो लेडीज़ ने मेरे को रास्ता समझाया था और जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, उसके हिसाब से जब मैं सामने पहुंचा तो 2 रास्ते बन गए। उसमें था कि टनल क्रॉस करके जाना है, बट ये नहीं उसमें था कि भी टनल साइड से क्रॉस करनी है या नीचे से क्रॉस करनी है। अब साइड से तो सेफ लग रही थी, नीचे से डर लग रहा था कहीं ट्रेन ना आ जाए, लंबी थी और अंधेरा हो चुका था, तो मैं कंफ्यूज हो गया। तो फिर एक वहां से जा रहे थे सज्जन, उनसे मैंने पूछा भाई बताओ किस तरीके से जाऊं मैं वहां पे ऊपर। तो उसको वो समझ नहीं आई कि मेरे को जाना क्या है, लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा मेरी बात समझ के ये कहा कि आप ट्रेन इसके टनल के नीचे से निकल जाओ। मैंने पूछा सेफ है? बोला कि हाँ इसमें जगह है दोनों तरफ, कि अगर ट्रेन आएगी तो आप साइड में हो सकते हो। तो उसमें पूरा बना हुआ है, 8-10 आदमी उसमें इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। बट ठीक है भाई, टॉर्च जला के चले जाऊंगा, ठीक है। मैं जाने लगा तो पीछे से एक सज्जन की आवाज आई, बोले भाई ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? मैंने कहा हाँ जी ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। तो वो दूर थे, पहचान में नहीं आए कौन है। जैसे वो नजदीक आए तो वो बल्हारा जी थे खुद ही। तो फिर मेरे को अच्छा लगा, मैंने उनसे हैंडशेक किया, उनसे बातचीत करी और कहा कि जरा आपके पास ही जा रहे थे, आप भी लेने आ गए। तो माहौल जो खुशनुमा हो गया, बातचीत चलती रही। मेरा सामान हल्का था, उनके पास काफ़ी भारी सामान था, तो टेंट का भी सामान था, तो मैंने कुछ ले लिया, कुछ पाइप उनसे ले ली कि भी बराबर हो जाए। और हल्की फुल्की बात जो है वो करते हुए खुशनुमा माहौल में हम लोग चलते चलते फिर धीरे धीरे ऊपर टॉप ऑफ द हिल पहुंच गए। तो वहाँ पे पहले दिन देखा, अब मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई होटल होगा, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, किसी होटल में हम लोग रुकेंगे, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में ट्रेनिंग होएगी, वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। वहाँ क्या था, छोटी छोटी हट बनी हुई थी कच्ची, एक हॉल बना हुआ था, उसकी भी कच्ची छत थी। और नीचे जैसे अगर आप लोगों को याद हो, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा है यहाँ पे, पढ़े हो, तो वहाँ पे टाट बिछती थी, नीचे दुबड़े हुए बैठ के पढ़ते थे, वहीं लिखते थे, कॉपी रखने के लिए कोई बेंच नहीं होता था। वही सब हुआ हमारे साथ। वहाँ तो टाट भी बिछती थी, यहाँ टाट भी नहीं थी, और नीचे ही बैठ के हमने सीखा। जो 7 दिन हमने वहाँ पे क्लास करी, और नीचे ही बैठ के पेड़ के नीचे हम लोग सीख रहे थे। वहाँ पे मौसम बहुत खुशनुमा था, बहुत बढ़िया मौसम था, कोई पोल्यूशन नहीं था, बिल्कुल फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, सब कुछ एकदम शुद्ध। और ऑर्गेनिक भोजन जो बनाते थे वो भी पंडित एकदम साफ सुथरे, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते थे। तो वहां पे रात को गए, डिनर किया, डिनर भी वही पातल रख दी, और अपना नीचे जमीन पे बैठ के पातल में हमने वहां पे खिचड़ी बना रखी थी, उन्होंने खिचड़ी खाई। सभी नहीं, चाहे वो अमीर था, गरीब था, महिला थी या पुरुष था, बच्चे थे या बड़े थे या बुजुर्ग थे, कोई भी था, सबने
उसी खिचड़ी को खाया। खा करके अपने अपने सोने के लिए ढूंढने लगे, तो वहां पे नीचे गद्दे बिछे हुए थे शेयर, भाई अपना कंबल लिए और गद्दों में सो गए। तो जिस टाइम सोए उस टाइम तो एक एक कंबल ओढ़ के सो गए, लेकिन बाद में क्योंकि वो शिमला था, वहाँ ठंड लगी रात को, तो फिर दूसरा कंबल ढूंढा और सभी ने 2-2 कंबल लिए और उससे ठीक मतलब गर्मी का एहसास हुआ और आराम से शुद्ध हवा में फ्रेश एयर में बढ़िया तरीके से सो। और पहले ही दिन से एक एनर्जी का एहसास हुआ, बढ़िया एनर्जी फील हुई। और मैं सोच रहा था अब नेक्स्ट डे जब हम सुबह जागे तो सुबह जाग के सबसे पहले योग अभ्यास करा, मेडिटेशन करा। और मेडिटेशन की भी वहाँ फीलिंग अलग ही थी क्योंकि सब कुछ शुद्ध था, वातावरण एकदम। और उसके बाद फिर क्लास का टाइम हुआ, क्लास अटेंड करी, शाम हो गई। क्लास अटेंड करने के बाद सीखते सिखाते महसूस ही नहीं हुआ, कोई थकान का महसूस नहीं हुआ। सुबह ब्रेकफास्ट हमने किया, इवनिंग में फिर दोबारा डिनर किया हमने, तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ। टाइम का पता ही नहीं लगा, भाई टाइम कब के में पूरा हो गया, कब के में पूरा दिन खत्म हो गया सीखते सिखाते। और कोई भी चीज बताई जाए वो सीधा दिमाग में सेट हो, मतलब कि भाई अगर हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में वही चीज हम सीखने की कोशिश करते हैं, सीख नहीं पाते। आनंद में स्थिति में मोबाइल दूर है, कोई बज रहा है, बजने दो भाई, पता ही नहीं, कोई परेशानी हम साथ लेके चल नहीं रहे। और जब हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी बात अगर बोली जाती है तो सीधा यहीं सेट होती है, सीधा समझ में आती है। तो ऐसा अनुभव हमारा वहां पे सीखने का रहा। और जब मैं सोच रहा था कि मजा नहीं आएगा तो अगले दिन निकल लूंगा, फिर मैंने शाम को सोचा क्या अभी कपड़े ले आऊं, लेकिन उसमें लगभग 1 घंटा लगना था, आधा पौना घंटा नीचे जाने में, आधा पौना घंटा वापस ऊपर आने में, तो मेरा मन ही नहीं करा वहां से जाने का। ऐसा हुआ कि 5 दिन में सेम ही ड्रेस में रहा, नहाता फिर वही वापस से पहन लेता, फिर से नहाता फिर वही वापस से पहन लेता, तो ऐसा रहा। और बहुत सारी चीजें वहां पे सीखी हमने। बल्हारा जी ने पूरी पेरेंटिंग एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हमें सिखाई। संजीव जी थे जो कि नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, जो आपके प्राण होते हैं, वायु, प्राण वायु और आपके जो कोष होते हैं, उन सब की सारी नॉलेज रखते थे और ट्रीट करने की नॉलेज भी रखते थे, मतलब कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हमारे शरीर में कोई भी अगर कमी है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी खुद से, डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन से नहीं, और चाहे वो कितनी ही खतरनाक दिक्कत क्यों ना हो, सभी को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। वो हर रोज एक सेशन इस चीज का लिया करते थे। बल्हारा जी काउंसलिंग का एक सेशन लिया करते थे। एक राजू भाई थे, वो बताया करते थे कि कैसे रुपये का कूटकरण हुआ। ऐसे लास्ट टाइम हम बैठे थे ना ट्रेनिंग से आती, और वो हमने रुपये का कूटकरण समझा था। भाई वही 10 रुपये के बदले पहले तो अपने को 1 तोला सोना मिला करता था, ये 1 तोले सोने के बदले ही ये 10 रुपये की गारंटी मिली थी, एक वचन मिला था हमें, और वो आज उस 10 रुपये के बदले कुछ भी नहीं देते हमें। आज तो 1.5 लाख रुपए का 1 तोला सोना बोलते हैं, वो भी 10 ग्राम का कर दिया, जो कि 11.43 ग्राम का था। तो उनको बहुत ही रोमांचक तरीके से, बहुत ही अच्छे उदाहरणों के साथ उन्होंने हमें समझाया, बताया और सिखाया कि भाई ऐसा हुआ। और ये नहीं कि भाई उन्होंने सिर्फ अपनी फिगर्स इकट्ठी कर रखी हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने इसके लिए एक बुक भी लिख रखी है, रुपया मूल्य का मापक या फिर शोषण का साधन, और उसमें आरटीआई लगा रखी है, गवर्नमेंट को, आरबीआई को, और जहां जहां से भी हम पूछ सकते हैं, पीएमओ ऑफिस, राष्ट्रपति ऑफिस, और वहां से जो रिप्लाई आ रखे हैं उसके तथ्य पे ये बात कही है। मतलब गवर्नमेंट रिप्लाई के हिसाब से ये बात बोली गई है कि भी ऐसा था, इतने रुपये के बदले इतना सोना रखा जाता था, और अगर हम वो रुपये वापस करते तो हमें वापस से सोना मिलना था, बट अब नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ है? कुटकरण हो गया। कुटकरण का मतलब डीवैल्यूएट हो गया। भाई कोई ये चीज है, इसकी कीमत रखी है हमने कहा कि इसके बदले 1 किलो अनाज मिलेगा, या फिर ये कह सकते हो 1 किलो अनाज के बदले ये मिलेगा। अब आपके पास अनाज है, मेरे पास ये है, आप मेरे से अनाज ले गए 1 किलो और मेरे को ये दे गए। कल को मान लो आपके पास पावर है, आप अथॉरिटी हो, कल को आप बोलते हो, मैं कहता हूं जी ये लो आपका माउस और मेरा 1 किलो अनाज दे दो। अब आप बोलो नहीं भाई, अब तो 2 माउस के बदले 1 किलो अनाज मिलेगा, इसके बदले तो आधी किलो मिलेगा। आपकी नीयत खराब हो गई, तो कूटकरण तभी तो करोगे आप
किसी चीज को डिवैल्यूएट तभी तो करोगे जब आपको कोई लूटपाट करनी होगी। तो आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा भाई? क्यों कूटकरण किया, क्यों डिवैल्यूएट किया रुपये को? इसका मतलब कुछ ना कुछ लूटपाट करनी थी तभी तो करा, वो चीज हुई। तो ये चीज राजू भाई ने सिखाई। तो इस तरीके से करते करते हमारे 7 दिन पूरे हुए और 5वें दिन का एक अनुभव और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अब क्योंकि कपड़े तो हो गए थे मैले और अब धीमे धीमे उनसे बदबू भी आने लगी थी। वहाँ तो ठंडा मौसम था तो पसीने कम आते थे, लेकिन अब थोड़ा ऐस में महसूस होने लगा था। मेरे को लगा था भी आज तो उठा के लाता हूँ। तभी वहां पे एक भाई अपना टी शर्ट सेल कर रहा था, जनता सरकार मोर्चा की, पीछे राजीव दीक्षित जी का उस पर फोटो भी लगा हुआ था। तो वो बहुत ही नॉमिनल से रेट में उसको सेल कर रहा था। मेरे को लगा लोग पीछा छोड़िए, आप फिर नहीं जाना वापस, 2-4 टी शर्ट इससे ले लेता हूँ, पैंट तो जीन्स से चली जाएगी और 1-2 दिन। तो फिर मैंने उससे 2 टी शर्ट ले ली और वो बदल ली। लेकिन उस दिन फिर प्लान हो गया कि भाई आज ट्रैकिंग करेंगे। तो हम लोग ऊपर गए पहाड़ पे, और जिस पहाड़ पे हम थे ना, उसी की पहाड़ की जब हम चोटी पे पहुंचे तो वहां वाइसरॉय का ऑफिस था। वाइसरॉय समझते हो ना? वाइसरॉय अंग्रेजी शासन में सबसे बड़ा पद होता था। जैसे अब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है जैसे अब सबसे बड़ा पद, लेकिन ज्यादा शक्ति अब प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन तब वाइसरॉय राष्ट्रपति के जैसा सबसे बड़ा पद भारत में वही था जब कंपनी की सरकार थी। कंपनी की सरकार समझ गए ना? ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जब सरकार थी, या फिर आप कह सकते हो कि जब इंग्लैंड का यहाँ पे राज था, तो वाइसरॉय सबसे बड़ा पद होता था उस टाइम पे, और उसकी प्रधानमंत्री की तरीके से ताकत होती थी सारी। तो वो जो जहां वो रहता था वहां भी हम लोग गए, और उस पर अब लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ वहां पे। अब कबूतर बोलते हैं वहां, कोई नहीं है वहां पे। और उसमें आप वहां पे बल्हारा जी ने हमें थोड़ा हिंट दिया और बातें समझाई भी। देखो वाइसरॉय यहाँ पे रहता था, वो बड़ा ही सिंपल तरीके से बना हुआ है, और जो बनाया गया वो सीमेंट से नहीं बनाया गया। समझ रहे हैं? जैसे आप अगर किसी ने, आप लोगों ने कोई पुरानी हवेली देखी हो, छोटी ईंटों की बनती थी, और छोटी ईंटों के साथ बनती भी वो 14 इंच की दीवार या फिर उससे भी चौड़ी दीवार बना करती थी। और दूसरा, उसमें सीमेंट नहीं लगाते थे ज्वाइंट के लिए, वो चूना और पता नहीं क्या क्या देसी चीजें लगा करके करते थे। हाँ, और उसी का प्लास्टर करते थे। और जो ऊपर है, ऊपर छत जो है वो ऐसे त्रिभुजाकार की ये होती है ना अपनी जो हट वाली छत, वो लकड़ी की और लोहे की, मतलब धातु की बनी हुई थी। उसमें पीतल भी था, ब्रास भी था, तांबा भी था, इस तरीके की चीजों से बनी हुई थी। तो उसमें क्या है कि भी जो लेंटर पड़ जाता है ना हमारे ऊपर, तो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो एनर्जी है जो हमें मिलनी चाहिए हमारी बॉडी को, वो नहीं मिल पाती। और हम अब लेंटर डाल के रहते हैं, या तो कड़ी की छत हो, कच्ची छत हो। और आप लोगों को याद है कि हमारी छत में ना ऊपर वो बनाया करते थे, काला सा बनाया करते थे पिछली पीढ़ी तक, चौक बोलते थे जिसको, बनाते थे ना। और उस पे या तो लकड़ी रखते थे या लोहा रखते थे। एक तो छत ही कड़ी की होती थी, और उसके बावजूद भी हम बीच में जगह छोड़ते थे लकड़ी या उस पे लोहे का पतरा रखा करते थे, क्योंकि लकड़ी और लोहे से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ना, वो क्रॉस कर जाती है, वो हमारी बॉडी से ऐसे घूमती रहती है। लेकिन आजकल हमने क्या कर दिया, चारों तरफ पक्की सीमेंट की दीवारें, छत भी लेंटर की, और तो और दरवाजे भी एल्यूमिनियम के बना दिए। वो कोई भी उस पॉजिटिव ऊर्जा को हमारे तक आने ही नहीं देते। तभी तो हम सुबह उठते हैं। भाई आप लोग बचपन याद करो, जब सुबह उठा करते थे ना, उछलने का कूदने का मन करता था। हुआ ऐसा फील हुआ है, या तब तक पैदा नहीं हुए थे आप लोग बचपन में? भाई हम जब बचपन में खेला करते थे और सुबह उठते थे तो फुल ऑफ एनर्जी होते थे। शाम को हम कितने ही थक गए, सुबह फुल ऑफ एनर्जी होके उठते थे। और आजकल जब उठते हैं तो सारी रात सोए और फिर भी थके हुए हैं। सुबह उठने का मन नहीं करता। और पहले कोई जबरदस्ती सुलाते थे, हमें दोपहर को भी सुलाते थे, शाम को पकड़ के सुलाते थे, और सुबह भी जबरदस्ती लिटा के रखते थे, अभी मत उठ ठंड है, और हम टिकते नहीं थे। तो वो क्या थी, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी जो हमें सोने नहीं देती थी। और आजकल एनर्जी नहीं है,
मेडिसिन, वैक्सीन, केमिकल्स बॉडी के अंदर इतने ज्यादा चले गए। तो ये सब चीजें हम लोगों ने वहां पे सीखी कि भाई खुद वाइस रॉय को ये पता था कि भाई रहना किस तरीके के घर में है, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू हमें क्या बताया जा रहा है कि पक्के घरों में रहना है, नीचे भी फर्श रखना है, सोना हमें कच्चे पे है, खुले आसमान के नीचे सोना है, या फिर ऐसी बिल्डिंग में सोना है जहां पे ब्रह्मांडीय ऊर्जा अंदर आ सके। अगर हम इनका पालन करते हैं, पूरी ऑक्सीजन वाली जगह पे सोते हैं, और जो हमारे पुराने पेड़ हैं, बरगद, पीपल, नीम, जो निंगोली से उगा हुआ नीम है, जो खुद से उगे हुए बरगद हैं, खुद से उगे हुए पीपल हैं, सरकारी नर्सरी वाले नहीं, वो हमारे चारों तरफ होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जितने ज्यादा हम लगा सके उतने लगाएं हम उनको। अभी जैसे नीम के नीचे मिल जाएंगे तो खुद से उनको खोद के लाएं, नर्सरी से लाके नहीं लगाना, वो पौधे हम लगाएं, तो वो हमें वो एक जीवन ऊर्जा देते हैं, जिससे हमें पूरी एनर्जी मिलती है। तो 5th डे फिर हम ऐसे गए, हमने ट्रैकिंग करी और हम पूरा दिन चलते रहे। हम सुबह चले थे ब्रेकफास्ट करके लगभग 10-10 बजे के आसपास, और 5-6 बजे तक हम चलते ही रहे, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। जब थक जाए तो 5 मिनट बैठें, इतनी प्योर ऑक्सीजन, फिर से रिफ्रेश हो जाए। तो ये घूमते घुमाते, लेकिन कहीं भी किसी को भी, चाहे वो बूढ़ा था चाहे वो बच्चा था, कोई भी थका नहीं, क्योंकि 5 दिन पहले हम उसी वातावरण में रह रहे थे 5 दिन से लगातार। तो हम उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर चुके थे, और जो थकावट यहाँ पे होती है वो हमें वहां पे फील हुई ही नहीं। लगाई यहाँ पे बैठे बैठे थक जाते हैं, वहां पे सारा दिन चल के भी नहीं थके, सारा दिन पढ़ाई करके नहीं थके, कोई बोरिंग नहीं, किसी को जबाई ना है, कोई उबासी नहीं। अच्छा, जो संजीव जी का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मेरे को एक बार बीच में याद आ गया, मेरे को लगता है कि वो बताना चाहिए। खराटे को आप लोग क्या मानते हो? बीमारी या अच्छी चीज है? वो बीमारी मानते हैं, और इलाज भी करवा रहे होंगे उसके बहुत सारे लोग, तो दवाइयाँ खा रहे हो। खराटे बहुत बढ़िया चीज है हमारे लिए, जिसको खराटे आते हैं वो स्वस्थ है, ना कि बीमार। तो गरीब आदमी दूसरे भी जो खराटे मार है उसको गहरी नींद आ रही है, रेजुविनेट करी है उसकी बॉडी, और यहाँ पे दवाई, मतलब दूसरा आदमी या डॉक्टर ये क्या देते, दवाई लो इसकी बंद करने के लिए चला देता है, केमिकल देने लगता है उसको, उसके स्वास्थ्य को खराब कर देता है। खराटे को बीमारी मान लिया। ऐसी जो छींक आती है वो क्या है? स्वास्थ्य की बीमारी। डकार आती है, उसको ये कहते हैं एलर्जी होती है, जिसको छींक आती है। हाँ, वो क्या है कि हमारी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, कुछ भी गलत चीज अंदर जाने की कोशिश करती है, छींक के थ्रू बाहर निकाल देती है। जिसको छींक आती है उसको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। हाँ, ये नहीं कि वो नाक की प्रेशर को रिलीज करता है। कहीं भी अगर मान लो कहीं पे हमारा ब्लड रुक रहा है, छींक आ जाएगी आपको, कई बार लगेगा कि छींक, हाँ, तो दोबारा से चालू हो जाता है सिस्टम आपका। तो छींक आपके जीवन को लंबा करती है। हिचकी बीमारी है कि स्वास्थ्य है? बीमारी है जो खाना खाते हुए साथ आ जाती है, और हिचकी भी स्वास्थ्य है। पाद आना बीमारी है कि स्वास्थ्य है? बीमारी करते हैं कि इसको वो भी स्वास्थ्य है। ये 5 उपप्राण है, ये 5 जिसको आते हैं वो स्वास्थ्य है, ना कि बीमारी है। तो ये सब चीजें भी हम लोगों ने वहां पे सीखी। भाई कुछ चीजें हैं जो याद हो रही हैं, और कुछ के लिए हमें बोला गया है, क्योंकि 7 दिन थे। अब ये तो माइंड है, इसकी कैपेसिटी है, भाई कुछ रिकॉल हो जाता है, स्टोर तो हो गया होगा सबकॉन्शियस में, लेकिन एक सीक्वेंस में थोड़ी हो जाएगा। हमें बोला गया था कि आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करी जाएंगी, तो वीडियो से हम दोबारा वो चीजें सीखेंगे। तो प्राण के बारे में 5 प्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं। जैसे प्राण वायु है, भैया तो वायु ही बोल दो, या प्राण क्या होता है? प्राण वायु किसको बोलते हैं? प्राण वायु तो सांस लेते हैं जी, वो एक छोड़ते हैं जी। हाँ, प्राण वायु हम क्या लेते हैं हमारे स्वास्थ्य में? क्या सिर्फ ऑक्सीजन लेते हो? वातावरण में किस % की ऑक्सीजन? तो गैस तो सारी जाती है, कुछ ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से छन के सिर्फ ऑक्सीजन जाती है, सारी गैसेस जाती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी नाइट्रोजन, जो भी होता होगा वातावरण में, वो सारी जाती है। किस % उसमें ऑक्सीजन भी है। जो हम लेते हैं वो प्राण है ना, वो वायु है, ठीक है ना। और जो जब हम छोड़ते हैं तो प्राण अंदर लेते हैं, और जब हम वायु लेते हैं तो प्राण को बाहर छोड़ते हैं। ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं।
प्राणवायु। अभी एक बार मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूँ। एक बार सीधे बैठ जाओ एकदम। सीधे गहरी सांस भरो, रोक के रखो। ये बताओ भारी महसूस हुआ जब उसको छोड़ोगे या हल्का महसूस हुआ? गहरी सांस लो, उसको रोक के बैठ जाओ। कैसा महसूस हुआ? जब सांस अंदर है तो तनाव महसूस हो रहा है या रिलैक्स महसूस हो रहा है? भारीपन सा होता है। छोड़ने के बाद रिलैक्स, और जब छोड़ते हो फिर रिलैक्स हो जाती है। जो हमने सांस भरी है ना, तो प्राण बाहर है हमारे। प्राण तो चाहिए तो भारी महसूस होता है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो प्राण धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी स्पीड में। फिर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। बॉडी बिल्कुल हल्की हो जाती है, तो इसलिए प्राणवायु बोलते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें जो हमने वहां पे सीखी, तो फिर हम ट्रैकिंग करते हुए, घूमते घुमाते और मजे लेते हुए मंदिर पहुंचे। तारा देवी मंदिर है वहां पे, शिव मंदिर पहुंचे, वहां से वापस आए। फिर हमें बताया गया कि कैसे रिलैक्स होना है, कि अगर आप बुरी तरीके से थके हो तो किस तरीके से हम रिलैक्स हो सकते हैं। वो तकनीक भी हमें बताई गई, वो हमें सिखाई गई। तो वो भी मैं नेक्स्ट सेशन में, जब हम दोबारा बैठेंगे, वीडियो के लिए बैठे या वैसे बैठे, तो उस सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि उसमें किस तरीके से हमें सिखाया गया, या हर कोई उसको कैसे कर सकता है। बस स्वस्थ रहने का फार्मूला है, तो कोई भी कर सकता है। तो फिर हम लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद ये 5वां दिन था। छठे दिन भी हमारी क्लास थी, 7वें दिन भी हमारी क्लास थी। तो उस क्लासेस में क्या क्या सीखा, वो नेक्स्ट जब हम दोबारा बैठेंगे, कल बैठे या परसों बैठे, तो उसको सारे को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम 7वें दिन वापस आने लगे, तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। एनर्जी इतनी अच्छी थी वहाँ पे, लग ही नहीं रहा था, ये लग रहा था कि यहाँ तो महीनों महीनों यहीं रुके रहे, या फिर दोबारा कब हमारा नंबर आए कि हम यहाँ पे वापस आए। तो बहुत बढ़िया महसूस हुआ, और जो हमने सीखा वो भी ट्रेमेंडस था, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मजेदार। और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो दिमाग पहली बार में नहीं स्वीकार करता, क्योंकि हम बचपन से कुछ और सीखते आए हैं, और एकदम से कोई कुछ और बताए, या चाहे वो सही हो या गलत हो, एक बार तो रजिस्ट करता है ना माइंड, उसको फिर लॉजिक्स पे नापता है, चेक करता है कि भाई क्या चीज किस तरीके से होगी, किस तरीके से समझी जाए, किस तरीके से करेंगे, तो उन चीजों पे काम करता है। तो इसलिए मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, ये चीजें सीख के आया। बाकी कुछ और कोई आपका सवाल हो, या फिर हम नेक्स्ट में जो क्लास करेंगे पेरेंटिंग वाली, या जिसमें मैं जितना भी मैंने उसमें सीखा है वो सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूँगा। और आज भी अगर मेरी किसी बात से आप संतुष्ट नहीं हुए हो, तो वो क्वेश्चन आप रेज कर सकते हो। अगर मैं खुद आंसर दे पाया तो जब सही है, नहीं दे पाया तो मैं जिनसे सीख रहा हूँ उनसे पूछ के आपको आंसर दूंगा, लेकिन आपको संतोषजनक आंसर जरूर मिलेगा। ये हमें गारंटी मिली है बल्हारा जी की तरफ से, कि भाई आप जब तक पूछो जब तक संतुष्ट ना हो जाओ, और ये गारंटी है कि संतुष्ट होगे जरूर, चाहे उसके लिए 10 बार पूछना पड़े, आप जब तक संतुष्ट ना हो जाओ तब तक रुकना नहीं है। ठीक है ना। हर इंसान अलग टाइप का बना है, उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। भाई 4 तरीके की पर्सनैलिटी होती है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो डिफरेंट पर्सनैलिटी हर इंसान की, उसका हर आदमी का सीखने का तरीका अलग है। भाई सीखने की तरीके भी 3 है। भाई 3 माध्यम से सीखते हैं इंसान, देख करके, सुन करके, या फिर करके, काम करके, 3 तरीके से सीखता है। तो किसी को कोई किसी तरीके से सीखता। प्रवीण जी को लगता है कि मैं तो, प्रवीण जी बता सकते हैं कि मेरे को देख के सीखना पसंद है, या फिर सुनकर सीखना पसंद है, या मेरे को आता है, या फिर करके मेरे को आता है। सबकी अलग अलग तकनीक है। कहीं तो खाली देख लेते हैं, जैसे स्वामी दयानंद विवेकानंद जी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो तो एक बार फिर बुक को देख लेते थे, उनको याद हो जाता था सारा कुछ। इसका मतलब उनका विजुअल जो है वो बहुत हाई था, वो देखकर बहुत बढ़िया सीख सकते थे। कहीं ऐसे होते हैं कि अपना काम कर रहे होते हैं और फिर भी कुछ कोई बोल रहा है वो सब कुछ सुन लेते हैं। मेरे जैसा अगर कुछ काम कर रहा है तो मेरे को बोला हुआ सुनाई नहीं देता। स्पेशली इंटेंशन मतलब बुला करके या टच करके या फिर आवाज लगा करके
अटेंशन अपनी तरफ ले करके तब मेरे को बात बतानी पड़ती है, तो मेरे को समझ में आती है। तो सबका अलग अलग है, और कईयों को करके ही पता लगता है। कईयों को कितना ही सिखा लो, कितना ही सुना लो, कितना ही दिखा लो, वो जब से खुद से नहीं करके देखेंगे तब तक उनको आएगा ही। तो ये भी है। कईयों की इंटेलिजेंस जो 8 तरीके की है, वो किसी में कोई ज्यादा है, होती सब में है, लेकिन किसी में कोई ज्यादा है, किसी में कोई कम है। अगर मान लो किसी की म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है, और अगर उसको हम कहें कि भाई इंजीनियर बन, तो वो उसके लिए दुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है और वो म्यूजिक वाले फील्ड में ही जाता है, चाहे वो तबला बजाए, चाहे वो गाना गाए, या फिर वो डांस के लिए जाए, या वो कौन सी इंटेलिजेंस उसकी हाई है उस पर डिपेंड करेगा, तो वो खुश रहेगा। बट अगर वो उस फील्ड से अलग रहेगा तो खुश नहीं रहेगा। मान लो किसी की काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी है शरीर में, तो वो खेल में जाए या फिर ऐसे काम में जाए जहां पे एनर्जी लगती हो, चाहे वो रिक्शा चलाए, लेकिन फिजिकल वर्क है तो उसका मन लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। जैसे तरसपाल जी है, इनको घूमने में ही मन लगता है, इनको भेजते रहो, कभी उधर भेज दो, कभी उधर भेज दो, ये ले आओ, वो ले आओ, वहां तो मन लगता है इसका। और कुछ और कराओ तो नहीं लगता मन। हिसाब पे बिठा दो तरसपाल जी को, देखें कर देंगे कि क्या लगता है तरसपाल। हाँ, वो इनकी रुचि है, जन्मजात गुण है, इननेट क्वेश्चन से ही जन्मजात गुण है। ये जो जन्मजात गुण है वो बदले नहीं जा सकते। वो कुछ इंप्रूव हो सकते हैं या कुछ को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन वो बदले नहीं जा सकते। अब जब हम बदल ही नहीं सकते किसी बच्चे को, तो क्या बुरा मानना। भाई अगर कोई बच्चा है जो विरोध करने के लिए पैदा हुआ है और वो विरोध करता है किसी बात का, तो हमें बुरा मानना चाहिए उस बात का, बल्कि हमें उसी में ढल जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि भाई इसको बढ़िया तरीका सिखाने का क्या है, वो हमें सीख लेना चाहिए। अगर हर माँ बाप बच्चे के हिसाब से ये सीख ले कि अपने बच्चे को सिखाना कैसे है, किस तरीके से पढ़ाना है, कोई चीज अगर हम सिखाना चाहते हैं तो किस तरीके से सिखानी है, अगर ये हर माँ बाप जान ले अपने गांव का, तो हमारे गांव की परिस्थिति और जो आने वाली पीढ़ी है वो कितनी गुणवत्ता वाली होगी, बढ़िया होगी ना, बहुत सुधार हो जाएगा ना उसमें। भाई अगर सपोज हमारे माँ बाप ये जानते कि भाई हमें कोई भी चीज अगर सिखानी है तो वो किस तरीके से सीखेंगे, हम किस तरीके से बढ़िया तरीका होगा कि हमें एक बार में बात समझ में आ जाए और हम खुश भी रहेंगे वो सीख करके। अगर ये हमारे माँ बाप को जानकारी होती तो ये हमारे लिए कितना अच्छा होता, तो हम शायद ज्यादा सफल होते। और सफलता की डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, सफलता की डेफिनेशन खुशी है, हैप्पीनेस है, कि भाई हम जो कर रहे हैं वो करके हम खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हम अपने आप को नियंत्रित रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे। अगर हम कोई व्यापार भी करते तो वो भी शुद्ध मुनाफे का व्यापार करते, गलत मुनाफे का व्यापार ना करते। शुद्ध मुनाफा मतलब जो प्रकृति को नुकसान ना देता हो। अगर किसी से कुछ लिया गया है तो उसको उसी वैल्यू का वापस दिया भी गया है, उसको हम शुद्ध मुनाफा बोलते हैं, तो हम ये करते। तो अगर ऐसा हो तो बढ़िया हो सकता है। तो वही सीखने के लिए मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए गया था कि ये मैं सीख सकूं कि भाई बच्चों को भी, हमारे से बड़े हो गए बच्चे लेकिन आज तो लागू करी जा सकती है। वो गर्वित तो फिर भी अभी 9th क्लास में है, गौरव चलो BBA में हो गया, लेकिन अभी तो लागू कर सकते हैं ना, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई इसका मन किस चीज में लगता है। खुद ही नहीं पता होता कई बार तो हमें। भाई डायरेक्ट कभी हम अपने आप को टाइम दें, हम खुद को अगर टाइम दें तो हम ये जांच भी सकते हैं कि भी हमारा मन किस चीज में लगता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे बैठे हो सारे लोग, आप खुद बताओ कितना टाइम देते हो अपने आप को। कभी कोई टाइम बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देते हो प्रवीण जी? बहुत कम दिया है, बहुत। याद भी नहीं होगा आपको कब दिया था आपने? तरसपाल जी, सिर्फ अपने आप को कभी कोई टाइम दिया? नहीं। आप सिर्फ अपने आप को, ना मोबाइल है, कुछ भी नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ अपने आप को टाइम दिया हमने। हम ये जांच रहे हैं कि मेरे को क्या पसंद है, क्या करके खुशी मिलती है, क्या अच्छा लगता है। क्यों रोहित, कभी ऐसा टाइम दिया अपने आप को कि भाई जिसमें आपने ये आंका हो कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, किस तरीके से कोई काम करना चाहिए, मैं इस काम को करके खुश भी हूं कि नहीं हूं?
या सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरी मजबूरी है? नहीं जी, ऐसे कोई नहीं। ऐसा कभी अपने आप को टाइम दिया? नहीं देते हम। अकेले है तो कौन है जी पास में? हाँ, भाई फोन ने हमारी जिंदगी झंड कर दी, सच्ची बात है। हाँ जी, बैंड बजा दी अपनी लाइफ की। 24 घंटे तो फोन में पड़े रहो जी। हाँ, बस और थोड़ा दूसरा बहुत- क्या है कि आप फोन नहीं देखते, फोन आप नहीं चलाते, फोन आपको चलाता है। हाँ जी, यही है। सच्ची बात है ना भाई? आप देखना चाह रहे थे, कोई भी एक मूवी देखना चाह रहे थे, मैं ये कहता हूँ, या कोई एक सीरियल देखना चाह रहे थे आप, जो कि आधे घंटे का, 1 घंटे का, या मूवी है तो 2.5 घंटे की है, या ये सबसे बड़ी मूवी कौन सी आई थी अभी, धुरंधर, 3-3.5 घंटे की है। भैया आप वो देखना चाह रहे थे, आपने सर्च करी, देखनी शुरू करी, देख ली, बस वही तो देखना चाहते थे आप। उसके बाद 5 घंटे और किस चीज पे लगा दिए? इंस्टाग्राम चला दिया ना। रात के 2 कैसे बज गए? इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो हाँ, गया, वो रील ऐसे चल रही थी। यूट्यूब तो बहुत कम देखा जी, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया चल गया बस। हाँ, सोशल मीडिया। अब वो बताओ कि उस टाइम पे आप मोबाइल को चला रहे हो, मोबाइल आपको चला रहा है? मोबाइल हमको चला है। मोबाइल हमारा सारा टाइम खा रहा है, और वो चीजें हम देख रहे हैं जो हमने सोची भी नहीं थी, जो हम देखना भी नहीं चाह रहे थे, वही चीजें देख रहे हैं और अपना टाइम खराब करे जा रहे हैं। बट अगर ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपको उस चीज में एक आनंद आ रहा है। परंतु अगर आप ऐसा काम खोज लें जो आपके लिए ही बना है, या जो काम करने के लिए आप पैदा हुए हो, आपको उसमें उससे ज्यादा आनंद आएगा। या मेडिटेशन करते हो, प्रभु का ध्यान लगाते हो, अपने गुरु के बताए गए तरीके से नाम का सिमरन करते हो, प्रकाश को देखने की कोशिश करते हो, शब्द को सुनने की कोशिश करते हो, तो उसमें इतना आनंद आएगा कि ये आनंद फिर आपको गौण लगेंगे। तो ये छोड़ा जा सकता है, नहीं तो नहीं छोड़ सकता। अगर हम तरसपाल जी को ऐसा काम दे दें, भाई जिस दिन मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी और मेरे को ये जांचना आ जाएगा कि भाई तरसपाल जी को कौन सा काम दिया जाए कि ये पूरे खुश रहेंगे, तो ये मोबाइल देखेंगे। और यही काम अगर हम बच्चों पे लागू कर दें, एकदम थप्पड़ मार के कहीं मोबाइल नहीं देखना और खुद देखें, मान जाएगा बच्चा? छिपके देखेगा? एक हम बच्चे को उस काम पे लगा दें जिसको उसका मन लगता है, और वही काम उसको सारा दिन मिला रहे, वो थकेगा भी नहीं, उस काम को आनंद के साथ भी करेगा और हर समय कर सकेगा, बिना थके, लगातार, बिना किसी रिजल्ट की इच्छा के कर सकेगा। आप कृष्ण भगवान जी का दुआ याद कर लो जो उन्होंने गीता में दिया था, भाई कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब बच्चा, इंसान वो काम करे जिसमें उसका मन लगता हो, जिसमें उसको अंदर से खुशी मिलती हो, तो ये हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो यही सीखने के लिए गया था अंकुश में। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव स्तुत था? अच्छा लगा आपको? तो लेकिन क्या क्या सीखा है वो हम नेक्स्ट टाइम बैठेंगे, कोशिश करेंगे, कल बैठे या परसों बैठे, बैठ के फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है प्रवीण जी? अच्छा लगा? मजा आया? हाँ जी। तो फिर हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि हम सोशल मीडिया पे डालें। डालनी चाहिए, बिल्कुल डालनी चाहिए। तो फिर रिक्वेस्ट करो हमारे व्यूअर्स को कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस देखें। कुछ हमने अगर गलत बोला है उस पर कमेंट करें, हम उसमें सुधार करेंगे। कुछ अगर हम नहीं बता पाए हैं तो वो हम बताएंगे, और कुछ अगर हमने ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए था, जो विरोधी है, किसी बात का विरोध करता है और हम अच्छे से उसके फैक्ट्स नहीं रख पाए, सच्ची बात नहीं कह पाए, तो वो हम कोशिश करेंगे अपनी अगली वीडियो में कहें। तो वो हमें कमेंट्स के थ्रू हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि भाई आप लोगों ने ये कमी छोड़ी है, इस कमी को पूरा किया जाए। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, कमेंट्स जरूर करना, चाहे वो गलत हो, हमने गलत बोला है तो गलत कमेंट करना, ठीक बोला है तो ठीक, हमें मतलब करेक्ट जरूर करना, हम ये चाहते हैं। और अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो हमें कमेंट्स मिलेंगे उस पर हम दोबारा से बोलेंगे या अपनी बात रखेंगे या अपने फैक्ट्स रखेंगे। अगर हम नहीं समझा पाए तो फिर से हम उस बात को रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को समझा सकें और आपको वो पॉइंट क्लियर कर सकें।
ठीक है जी, ठीक है जी। थैंक यू, धन्यवाद।